औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत कर रहे होंगे उसी तरीके से जैसा कि आपको समझाया गया। बेटे, बात ये है कि ये रिवीजन ही आप लोगों को आपके जो है टारगेट तक पहुँचाएगी। आप मैनेज करेंगे अपने आप को, साथ के साथ रिवाइज करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ आप अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। तो बाकी बच्चों, चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट मैंने चेक किया, आपका अच्छा टेस्ट परफॉर्म आप लोगों ने कर लिया था। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 के मुतालिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देने जा रहा हूं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहा हूं ताकि आपको कुछ चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं वो आपको अच्छे तरीके से अखबार हो जाएं, आप उसे मैथमेटिकली अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लें। तो जी बच्चों, इसमें आज हमारा जो टारगेट है वो है चैप्टर नंबर 7 और इसमें लिखा है वेक्टर्स। और आज एक्सरसाइज नंबर 7.1 टू 7.3 तक जो फार्मूलाज यूज होते हैं, और आप लोगों को अक्सर बच्चों के मुझे फ़ोन भी आए कि सर इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस कर लीजिएगा। मैं उन चीज़ों को आपके सामने हाईलाइट करूंगा ताकि आप लोगों के लिए कोई भी अब प्रॉब्लम ना रहे। तो बच्चों, अब मुझे आप ये बात बताएं कि ये वेक्टर्स का जैसे ही नाम आया आपके जहन में आ गई बात स्केलर की, ऑटोमेटिकली स्केलर की आ गई, क्योंकि जब बात वेक्टर की होती है और उसके साथ स्केलर की बात ना हो तो मेरे ख्याल में बात कंप्लीट नहीं होती। तो हम जो मैथमेटिशियंस हैं वो वेक्टर्स को इतनी डेप्थ में जाके नहीं पढ़ते, लेकिन हमें फिर भी कुछ हद तक इसे पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों, इसमें वेक्टर्स के मुतालिक मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल कोट कर दूं और स्केलर भी उससे क्लियर हो जाएगा कि हम वैसे तो वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ए क्वांटिटी विच हैज, मेरे साथ साथ याद कीजिए, मेरे साथ साथ याद कीजिए, शाबाश, रिवाइज करें। ए वेक्टर, ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल देखिए। अगर मैं यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए क्लेम करता हूं कि बच्चों मैंने 5 स्टेप्स चलने हैं, मैंने 5 कदम चलना है, तो मैंने इसमें डायरेक्शन नॉमिनेट नहीं की। जब मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने 5 स्टेप्स चलने हैं, तो ये जो 5 का हिस्सा है ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं साथ ही ये बात नॉमिनेट कर दूं कि मैंने 5 स्टेप्स चलने हैं लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे चलने हैं, लेफ्ट साइड पे चलने हैं या राइट पे चलने हैं या फ्रंट साइड पे चलने हैं, तो जब मैं डायरेक्शन भी नॉमिनेट कर दूंगा तो ये फिर 5 जो है सिर्फ स्केलर क्वांटिटी नहीं रहेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से आप अपनी बुक में पढ़िए इंट्रोडक्शन, उसका वेलोसिटी, वेट, मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो इसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे कि वेक्टर्स के मुतालिक जो मैंने बात आपको बताई, यही चीज मैंने एक्सप्लेन भी की हुई है, प्लीज देख लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, एनी क्वांटिटी विच हैज जस्ट मैग्नीट्यूड, कि जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी हो, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, व्हाइल व्हेन इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जब उसके अंदर 2 चीजें इकट्ठी आ जाएं, कहते हैं इज कॉल्ड वेक्टर, तो फिर वो वेक्टर बन जाता है। तो बच्चों, अब आपको ये बात पता चल गई कि वेक्टर के अंदर 2 क्वालिटी और स्केलर के अंदर जस्ट 1 क्वालिटी। तो ये आपके पास था वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस। अच्छा बच्चों, इसमें हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हम मैथमेटिकली चूंकि डिस्कस कर रहे हैं तो इसे आपको पता चले कि किस तरीके से आप वेक्टर को डिस्कस करते हैं, वेक्टर को किस तरीके से निकालते हैं। हमारे पास अगर एक पॉइंट है O0,0, मैंने सिंपल पॉइंट्स लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इस तरह से जब आप O पॉइंट लेंगे 0,0 एंड एक पॉइंट P लेंगे X, Y, एंड इफ यू वांट टू फाइंड ए वेक्टर फ्रॉम O टू P, आप O से P तक वेक्टर निकालना चाहें तो उसकी रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल r से, मैंने जाहिर कर दिया। यूजुअली वो वेक्टर जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं और O से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। उसकी पोजीशन नॉमिनेट हो जाती है कि यहां से स्टार्ट करना है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि पोजीशन वेक्टर वही वेक्टर होगा जो O से स्टार्ट हो। जब भी आप पोजीशन नॉमिनेट कर देंगे कि यहां से वेक्टर स्टार्ट होना है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो खैर यूजुअली मैथमेटिक्स में हम जब भी पोजीशन वेक्टर बनाते हैं
स्पेशली जब ओ से स्टार्ट करते हैं तो उसे हम स्मॉल लेटर से जाहिर कर देते हैं। आप स्मॉल ए कह दीजिए, आप स्मॉल आर कह दें, आप स्मॉल वी कह दें। तो खैर इधर हमारे पास आर वेक्टर ओ पी, ओ से अगर आप पी तक आना चाहें तो पी में से ओ को माइनस कर दीजिए, x माइनस 0, y कॉमा 0। तो इधर मैंने बच्चों बड़ी ब्रैकेट यूज की है, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज की है कि वेक्टर के लिए मुख्तस है। जैसे एंगल्स के लिए स्पेसिफिक आ गए, थीटा, अल्फा, बीटा, गैमा, हमने नाम रख दिए कि ये जब भी यूज होंगे ये एंगल्स के लिए यूज होंगे। तो इसी तरीके से जो बड़ी ब्रैकेट है, जैसे ऑर्डर्ड पेयर के लिए आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं ओपन इंटरवल को, इसी तरीके से वेक्टर को निकालने के लिए हमने एक अपने मैथमेटिक्स में इस्तिलाह बन गई कि जब आप बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे तो वेक्टर के लिए यूज होगी। तो अगर आप ओ पी वेक्टर निकालना चाहते हैं, इट शुड बी रिमेंबर इन योर माइंड दैट पी के कोऑर्डिनेट में से ओ के कोऑर्डिनेट को माइनस करना होगा। ओ पी, तो पी कौन सा है? बाद वाला। ओ कौन सा है? पहले वाला। तो मुझे बताइए x माइनस 0, y कॉमा 0। तो इस तरह से बड़ी ब्रैकेट में आपने एक्सप्रेस कर दिया, आ गया आपके पास आंसर x कॉमा y। ये बड़ी ब्रैकेट में अक्सर बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन आया होगा कि सर हम अगर इस ब्रैकेट को खत्म कर दें, ब्रैकेट में ना लिखें, then you have to write unit vector। यूनिट वेक्टर जिसकी डेफिनेशन अभी आपको मैं याद करवाऊंगा। हमारे पास जो x एक्सिस है उसके साथ यूनिट वेक्टर, जो फिजिक्स बच्चे पढ़ते हैं उन्हें तो मालूम है कि x एक्सिस के अलोंग i, y के अलोंग j, z के अलोंग k। तो जब हम कहें कि इसे हमने ब्रैकेट को खत्म करना है, then you have to write this xi plus yj। इन एक्चुअल इसकी डिटेल आपकी बुक में लिखी हुई है। मैंने पहले लेक्चर में ये समझाया भी था कि इस वेक्टर को इस तरीके से क्यों लिखा जाता है। इसे हम दो वेक्टर में तोड़ देते हैं। दोबारा से एक रिवीजन दे देता हूं आपको, बाकी बुक आप कंसल्ट कर लीजिएगा। वो ये, जब आप इसे अब तोड़ते हैं x कॉमा 0 प्लस दूसरी बड़ी ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे 0 कॉमा y। जब पहली ब्रैकेट में से x कॉमन निकल आएगा 1 कॉमा 0, दूसरे में से y कॉमन निकल आएगा 0 कॉमा 1, तो आपके पास 1 कॉमा 0 i वेक्टर कहलाता है और 0 कॉमा 1 j वेक्टर कहलाता है। तो इस वजह से बच्चों ये बन जाएगा xi प्लस yj। इट शुड बी अगेन रिमेंबर्ड इन योर माइंड, इफ यू राइट एनी वेक्टर इनटू द फॉर्म ऑफ x and y in bracket, then I and j will not be introduced। और जैसे ही आप खत्म करेंगे बड़ी ब्रैकेट को तो i और j साथ आपको एक्सप्रेस करने होंगे। ये मैंने 2 डायमेंशनल लिखा है, 3 डायमेंशनल नहीं किया। अगर z आ जाए तो डेफिनेटली z को भी आप साथ लिख सकते हैं, फिर z उसका यूनिट वेक्टर साथ लिखना पड़ेगा। इसके साथ आगे अगली बात, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आज मैंने आपको इसके मैग्नीट्यूड के मुतालिक बताता हूं, फिर इसकी एक एग्जांपल आपके सामने कोट कर देता हूं। तो बच्चों मैंने एक जो वेक्टर बनाया आर वेक्टर xi प्लस yj, अक्सर क्वेश्चंस जो हैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 7.1 में और 7.2 में दिए हुए हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो अगर आपके पास r वेक्टर है xi प्लस yj, इफ r इज इक्वल टू xi प्लस yj, देन इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय r। जस्ट आप जब r लिखेंगे तो इसके ऊपर ना एरो का निशान डाला, ना इर्द गिर्द मॉड डाला, जस्ट r। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वेक्टर का निशान भी डले तो इर्द गिर्द आपको उसके मॉडुलस साइन देना पड़ेगा, तो फिर ये आपको मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब आप मुझे ज़बानी बताएं बगैर देखे कि अगर आपके पास एक वेक्टर r है xi प्लस yj, किस तरह से आप एक्सप्रेस करेंगे उसके मैग्नीट्यूड को? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि r वेक्टर डालेंगे तो साथ मॉड डालेंगे। अगर आप जस्ट r लिख देंगे तब भी वो मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो इधर लिख दिया r और r एंड डिफाइंड एज, और उसे निकाला कैसे जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट, उसे कैसे हम निकालेंगे? निकालने का तरीका r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर। बात बच्चे मुझे अक्सर कहते हैं सर हम अंडर रूट कहें, हम स्क्वायर रूट कहें, हम क्या कहें? बेटे आप चाहे स्क्वायर रूट कहो, चाहे अंडर रूट कहो, चाहे रेडिकल साइन कहो, चाहे होल रेस्ट पावर 1/2 कह दो,
बात यह है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए। नाम तो कई हैं, अगर अंडर रूट कोई बच्चा कहता है तो गलत नहीं है, स्क्वायर रूट कोई बच्चा कहता है तो गलत नहीं है, कोई बच्चा रेडिकल साइन कहता है तो गलत नहीं है, इट इज राइट। तो अब मुझे बताइए, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके आपने एक्सप्रेस कर दिया। अगर मैं कहता हूं कि जस्ट 5, अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक नंबर है 5 गिनती का, 1 2 3 4 5, तो 5 बच्चों एक स्केलर है। जब आप इसके स्केलर होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड फॉर्म नहीं है। अगर मैं आपको मैग्नीट्यूड में फर्क बताना चाह रहा था कि अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि मैग्नीट्यूड 5 क्या है, 5 मैग्नीट्यूड है, तो आप बेटे 5 को मैग्नीट्यूड नहीं कहेंगे जब तक कि उसके साथ कोई क्वांटिटी ना लगी हुई हो। आप कहे 5 लीटर, जब उसके साथ क्वांटिटी लग गई 5 इंचेस, जब उसके साथ उसका पैमाना लग गया मेजरमेंट का, फिर वो मैग्नीट्यूड बन गया। अगर जस्ट वो लिखा जाएगा 5 4 7, वो तो काउंटिंग है, वो तो गिनती है, एक उसकी कोई उसके अलावा आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में उसे नहीं कह सकते। अच्छा खैर, इसमें मैं ये बात आपको दोबारा रिवाइज करवाना चाह रहा था। यूनिट वेक्टर डेफिनेटली आप समझे कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट 1। तो जो आपने कहा था कि आई हैड, मैंने अब पिछली स्लाइड में आपको बताया था और मैंने कहा था बड़ी ब्रैकेट के अंदर 1,0, आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लें। आई हैड वो एक्स एक्सिस के साथ है, अबाउट है, उसका मैग्नीट्यूड 1 निकलेगा, इस वजह से वो यूनिट वेक्टर है। जे हैड 0,1 बड़ी ब्रैकेट के अंदर, उसका मैग्नीट्यूड 1 निकलेगा। इसी तरह से अगर आप के हेड निकालना चाहते हैं, वो फिर 3 डायमेंशनल चला जाएगा, 0 0 1, तो फिर उसका भी मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो खैर यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड वेक्टर। इफ r is equal to xi plus yj, then r hat is equal to r vector over r मैग्नीट्यूड। आप नोट कर रहे हैं, इस r के ऊपर ना वेक्टर का निशान है ना इर्द गिर्द मॉडुलस है, जी मैग्नीट्यूड है। r hat is equal to r vector over r मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर ऑफ r, ये r का यूनिट वेक्टर है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे वेक्टर के, स्केलर क्वांटिटी के, जो आपको दे दिए, मैग्नीट्यूड के आपको फार्मूले बता दिए, यूनिट वेक्टर का आपको फार्मूला बताया, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं 7.1 में, 7.2 में आप उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। जी बच्चों, इसमें हमारे पास नेक्स्ट आगे डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये तो डेफिनेशन आप मेरे साथ अभी याद करेंगे, अभी, कि अगर आपके पास एक वेक्टर है और आपने उसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया और वो 3 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई के साथ एंगल बना रहा है बीटा, जेड के साथ एंगल बना रहा है गैमा, तीनों एक्सिस के साथ उसने एक्सिस, एक आदमी मैन, कई आदमी मेन, एक एक्सिस एक्सिस, कई एक्सिस एक्सिस। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास एक वेक्टर है और वो एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गैमा, मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो फिर वो जो अल्फा बीटा गैमा हैं वो डायरेक्शन एंगल्स कहेंगे उन्हें हम। और अगर उनके हम कोसाइन ले लें, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, देन दोज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ वर्ड्स पे तवज्जो दें और मेरे साथ अभी याद करें। If a vector r makes angles, if a vector r makes angles alpha, beta, gamma with axis, कि अगर एक वेक्टर अल्फा बीटा गैमा एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, देन अल्फा बीटा गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा बीटा गैमा को डायरेक्शन एंगल्स कहा जाएगा। एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। Usually direction cosines are denoted by L, M, N. L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, N is equal to cos gamma. अब आप मेरे साथ आ जाइए इधर डेफिनेशन पे। If a vector R makes angle alpha beta gamma with axis, then alpha beta gamma are called डायरेक्शन एंगल्स। तो अल्फा बीटा गैमा को डायरेक्शन एंगल्स कहा जाएगा। एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाएगा। डीसीज एब्रीवेट कर दिया, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। डीसीज are denoted by L, M and N. That is
L इज इक्वल टू कॉस एल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गैमा। इधर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया, एक वेक्टर R है, ये जा रहा है, X के साथ अल्फा बना गया, Y के साथ बीटा बना गया, Z के साथ गैमा बना गया, अल्फा। बताइए मुझे, अब आपका इम्तिहान है, अब आपकी असाइनमेंट है कि इधर अल्फा बीटा गैमा क्या है। नई आवाज आ रही मुझे आपकी जी, अब कुछ आवाज आई है। अल्फा बीटा गैमा क्या है जी? डायरेक्शन एंगल्स हैं। और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इसमें एक एक्सरसाइज नंबर 7.2 का लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, उसने कहा है कि आर दीज एंगल्स आर दी डायरेक्शन एंगल्स, कि क्या अल्फा बीटा गैमा उसने आपको दे दिया, अल्फा 45 डिग्री, बीटा 60 डिग्री एंड गैमा सम एंगल। कहता बताओ ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। यू हैव टू पुट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, बहुत मशहूर आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड लेके उन एंगल को पुट करके देख लें, उनके कॉस के स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गैमा, उन्हें सम अप करके जवाब निकाल के देख लें। अगर जवाब 1 आ गया तो अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा क्या हैं? डायरेक्शन कोसाइन। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट बात आ जाती है, रेशो फार्मूला आपने यूज किया, और रेशो फार्मूले से रेलिवेंट लास्ट में सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी है, लास्ट 7.1 में आप देखिएगा बच्चों। इसमें आपके पास एक वेक्टर, मैं आपको इधर रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं कि अगर एक वेक्टर आपके पास, एक पॉइंट आपके पास A है, एक पॉइंट आपके पास B है, व्हेन यू एसोसिएट दीज टू पॉइंट विद ओरिजिन, देन OA एंड OB आर नोन एज स्मॉल a एंड स्मॉल b पोजीशन वेक्टर। बात समझ गए ना? तो अब मुझे बताइए कि इफ ए P पॉइंट इस साइड पे भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, इधर बिल्कुल दरमियान में चला गया, थोड़ा सा साइड पे, देन OP उसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल r। स्मॉल r कैसे निकलेगा? जो इसे ब्रेक कर रहा है, इस पूरे वेक्टर, इस पूरे AB वेक्टर को कह दीजिए, या AB लाइन को कह दीजिए P पॉइंट पे। अगर यहां पे P रेशो Q है तो फार्मूला डेवलप करने का क्या तरीका है? फार्मूला याद करने का तरीका मेरे साथ समझ लीजिए कि अगर आपने R वेक्टर निकालना है, आपने अगर समझ लिया, मैं समझूंगा कि आपने आज के लेक्चर का हक अदा कर दिया। आप समझे ये बात कि अगर आपने R वेक्टर लिखना है तो Q को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, P को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, QA प्लस PB ओवर Q प्लस P, इन दोनों को डिवाइड कर दें। ये लिखा हुआ है R वेक्टर इज इक्वल टू QA प्लस PB ओवर Q प्लस P। दिस इज रेशो फार्मूला। पहले आपको याद होगा, फिर आप उसकी डेरिवेशन भी कर लेंगे। जो बच्चे याद ही नहीं कर सकते वो फिर डेरिवेशन नहीं कर सकते। तो बच्चों ऐसे है कि Q को इससे QA प्लस PB ओवर Q प्लस P, दैट इज R। R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द टू पॉइंट्स A एंड B। जो A और B को पॉइंट P डिवाइड कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर R है, दैट इज रेशो फार्मूला। अगर यहां पे P और Q बराबर हो जाए, से 1, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, इधर 1 पुट करेंगे तो 1 और 1 तो बन जाएगा A प्लस B ओवर 1 प्लस 1 2। तो वो आपके पास मिड का पॉइंट होगा और उसका पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पोजीशन वेक्टर प्लस सेकंड पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय 2 बन जाएगा। मेरी बात आप समझ गए बच्चों? जी बेटे। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, मकसद आपकी रिवीजन करवाना है ताकि आप जल्दी जल्दी उन क्वेश्चन को रिवाइज करें और अपने टेस्ट को प्रिपेयर कीजिए। तो बेटे इसमें डॉट प्रोडक्ट आप समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर में जवाब नहीं आता। अब बताइए कि इफ A and B are two vectors, then A dot B is called dot product or scalar product, that is A dot B। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, बताइए, सुनाएं, क्या सुनाते हैं जल्दी जल्दी क्लास में भी? A dot B, हाँ जी ठीक है, A B cos थीटा, A B cos थीटा, यानी A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा। एक मेरा फर्दर आपसे असाइनमेंट पे क्वेश्चन, बताइए कि इफ two vector A and B both are perpendicular to each other, what would be the result? क्या रिजल्ट हासिल करेंगे? तो थीटा को 90 पुट कर दीजिए। थीटा 90 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A B cos 90 0, जिसकी वजह से A डॉट B आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपने कंक्लूड किया एक रिजल्ट, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। उनका डॉट प्रोडक्ट 0 लाजमी होगा क्योंकि cos 90 0 हो जाता है। अब मुझे बताइए कि
आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर, आई एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग जे, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, एंगल उनके दरमियान 90 है, तभी लिखा जाता है आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तीनों को जीरो के बराबर लिख दिया जाता है। लिख दिया गया आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई दैट इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद बच्चों हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब आप मुझे बताइए ये वेक्टर होता है, वेक्टर में आंसर निकलता है क्रॉस का। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर देन ए क्रॉस बी इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। दैट इज फार्मूले की रिवीजन बताइए मुझे, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, साथ आ गया एन हैट। ये मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया था। व्हाट इज एन हैट? What is n hat? N hat is the vector, unit vector perpendicular to A and B, जो A और B के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है A क्रॉस B होता है, A क्रॉस B, उसका जो यूनिट वेक्टर है दैट इज n hat, तो वो साथ लिख दिया जाता है A क्रॉस B, A B साइन थीटा। और अब मैंने ये बात कही कि अगर आप इसके गिर्द मॉड लगाएंगे तो n hat ये 1 हो जाएगा। मैंने इधर किया नहीं है, आप बुक को स्टडी कीजिएगा, खुद लिखिएगा। और साथ मैंने ये बात, और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है मेरा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे उनके दरमियान क्या एंगल बनेगा? जीरो। गुड। तो जब जीरो को आप इसके अंदर पुट करेंगे, हाँ जी, ए बी साइन जीरो, तो ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। एंड व्हेन यू फाइंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो देन यू मस्ट कंक्लूड दैट दोज वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। एंड व्हेन यू ट्रीट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, बताइए आप, जब ए डॉट बी को आप जीरो देखें, फिर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों वेक्टर फिर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर था ये रिवीजन लेक्चर था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, डेफिनेशन के साथ। आप इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ समझ सके होंगे, कुछ डेफिनेशन आपने याद की होंगी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे जैसे आप पहले रब्ता करते हैं, समझते रहते हैं, क्वेश्चन समझिए, तो हम आपके लिए हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम।